हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। अब हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर यानी पार्ट 2 ऑफ योर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th। तो अभी तक हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स, उसके कंपाउंड्स के बारे में जान लिया, अच्छा खासी नॉलेज हो गई है हमें। अब बात करते हैं जो मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं, इनका इंडिविजुअल नाम क्या होता है। तो नोमेनक्लेचर एक्चुअली इज द रूल, सेट ऑफ रूल्स जो गवर्न करता है हर कार्बन एटम का नाम कैसे रखा जाएगा। तो बेसिकली हम नामकरण पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में कि कार्बन, जो मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, हर एक का एक अपना इंडिविजुअल यूनिक आइडेंटिटी होती है, उनका नाम होता है, तो उसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये सेट ऑफ रूल्स किसने दिए हैं भाई? कोई तो यहाँ पर राजा महाराजा होगा जिसने ये हमारे रूल्स बनाए। ये रूल बनाए हैं इस गवर्निंग बॉडी ने, जिसे कहते हैं IUPAC, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो भाई ये जो बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, इट गवर्न्स ऑल द रूल्स इन रेगुलेशंस रिलेटेड टू केमिस्ट्री इन द वर्ल्ड। कोई भी रूल्स आने होंगे, कोई भी थ्योरी ऐड होनी होगी केमिस्ट्री में, कोई भी नया एलिमेंट आ रहा है, सब उसका काम कौन देखते हैं? ये IUPAC। इसको याद रखिएगा, IUPAC। इसलिए हम नोमेनक्लेचर को IUPAC नेमिंग भी कहते हैं। IUPAC नेमिंग, IUPAC नेम, यानी इनके हिसाब से जो नाम होना चाहिए। एक तो कॉमन नाम होता है जो भाई हम घरों में या नॉर्मल कमर्शियल नेम जो होता है वो यूज करते हैं। एक होता है साइंटिफिक नेम, उसे कहते हैं IUPAC नेम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आपको कोई भी कंपाउंड में दिया गया अगर, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें चेक कर लीजिए कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका पेरेंट कंपाउंड क्या है। पेरेंट कंपाउंड हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दैट पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन में। तो अगर एक कार्बन एटम है तो उसका नाम रखा जाएगा मीथ। फॉर सिंगल बॉन्ड वी ऐड, सिंगल बॉन्ड किस में होता है? अल्केन्स में, तो एन ऐड करेंगे। अगर अल्कीन्स हुआ तो ईन ऐड करते हैं। तो मीथेन में तो डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, तो मीथीन तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक, देयर इज नथिंग लाइक मीथीन। हाँ, ईथेन में ईथेन भी होता है, ईथीन भी होता है, इथाइन भी होता है। देयर आर ऑल 3 फॉर्म्स, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड्स होते हैं ईथेन में, ईथ के साथ। ईथ जहां है इसका मतलब है 2 कार्बन आइटम्स। 3 कार्बन आइटम्स होंगे तो वो उसे हम कहेंगे प्रॉप। और ऐसे ही सफिक्स ऐड करें, दिस इज सफिक्स, दिस इज योर पेरेंट कार्बन कंपाउंड्स नेम। पेरेंट का नाम ये है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी बॉन्डिंग है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए ये भी ना आपका एक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की जगह अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं। तो ये भी आपके फंक्शनल ग्रुप से होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एडिशन होता है सफिक्स का टू द पेरेंट कंपाउंड्स नेम। 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट होगा, 5 होंगे तो पेंट होगा, 6 होंगे तो हेक्स होगा। तो ऐसे सो ऑन द नंबर, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमारी जो सीरीज है वो आगे चलती रहती है। और हम नेमिंग, हमें पेरेंट कंपाउंड का नाम इस यहाँ से लेकर रखना होता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम से। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है नोमेनक्लेचर में, वो ये करनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या इस कार्बन कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आपको उनके या तो प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करने पड़ेंगे। इनमें आपको सिंपली याद करना पड़ेगा कि किसका प्रीफिक्स क्या है, कौन से फंक्शनल ग्रुप में प्रीफिक्स लगता है, कौन से में सफिक्स लगता है। तो अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो आपको पता है ईन लगते हैं। ईन कहाँ लगेंगे? आफ्टर द नेम। आफ्टर द नेम मतलब सफिक्स में। ट्रिपल बॉन्ड है, आइन लगता है आफ्टर द नेम। लेकिन अगर आपके पास क्लोरीन है विच इज हेलोजन, यानी हेलोजन अटैच्ड है आपके कार्बन चेन से। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन चेन थी आपकी, कितने कार्बन है? दिस गिव्स प्रॉप, और यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है विल बी एडेड हेयर एज क्लोरो, ठीक है, राइट। और यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्लोरोप्रोपेन। अगर डबल बॉन्ड होता तो क्लोरोप्रोपीन होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो प्रोपाइन होता। समझ आया? तो बेसिकली हम
क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में हम प्रीफिक्स नहीं सफिक्स ऐड करते हैं, लेकिन अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हम इन चारों केसेस में वी ऐड सफिक्सेस। अगर सपोज ये प्रोपेन है और मेरे यहाँ पर एक OH ग्रुप विच इज योर व्हाट अल्कोहल, राइट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। अगर यहाँ पर ये OH लगा हुआ है तो प्रोप हो गया इसका पेरेंट नेम, और इसमें हम ऐड करेंगे व्हाट ई हटाकर, यहाँ पर प्रोपेन होता प्रोपेन होना चाहिए हमें, क्योंकि सफिक्स ऐड करना है। तो जब भी आप सफिक्स ऐड करेंगे दिस ई इज एलिमिनेटेड एंड दैट सफिक्स इज एडेड, तो प्रोपेनॉल, राइट। ऐसी कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। देयर इज नथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू इन दिस, बट यू जस्ट हैव टू लर्न इट ऑन योर ओन। इसे आपको याद करने पड़ेंगे कि अल्कोहल का OL होता है, एल्डिहाइड का AL होता है, और कीटोन का देखिए इनके नाम से आपको पता चल जाएगा, कीटोन 1, एल्डिहाइड का AL, अल्कोहल का OL, ठीक, और कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC एसिड लगाया जाता है। तो ये आपको सिंपली याद करना है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, राइट। हमें खुद ही अभी याद हो गया बात करते करते। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट। इसमें हमें, अगर आपका कंपाउंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया है प्लस आपने फंक्शनल ग्रुप भी आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर आपको सिंपली क्या करना है, जो पेरेंट कंपाउंड है उसका नाम और प्लस सफिक्स इफ देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप विच हैज अ सफिक्स नेम। अगर फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसका प्रीफिक्स अटैच होता है, यू हैव टू ऐड अ प्रीफिक्स। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे ये है CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड आ गया आपका CH। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लेने हैं। वेरी गुड, सबसे पहला स्टेप, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4, देयर आर 4 कार्बन, ये लिखा भी है 4 कार्बन। 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास ब्यूटेन होना चाहिए नाम, लेकिन आपके पास यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, तो हम ब्यूटेन की जगह ब्यूटीन टीन कर देंगे क्योंकि दिस इज अल्कीन, राइट। दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास प्रोपीन, मैंने आपको अभी पीछे भी करके दिखाया। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3, तो क्या नाम होगा, प्रोपेन। लेकिन ओ माय गॉड, मैंने गलत ऐड कर दिया है क्योंकि देयर इज अ डबल बॉन्ड, तो क्या होना चाहिए, राइट, यहाँ पर प्रोपेन की जगह प्रोपीन होगा, करेक्ट। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड के केस में यहाँ पर इथेन की जगह ईथ तो आपको कैसे पता चल गया, ईथ होना चाहिए क्योंकि देयर आर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए ईथ यूज होता है। लेकिन व्हेन देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड तो वी ऐड EYNE, इथाइन, यस। अब अगर मैंने यहाँ पर क्लोरीन ऐड करा इन प्लेस ऑफ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर मेरे पास क्या था, CA था, ये क्या होता है, ईथेन हो गया, ये सिंपल अल्केन है, नो डबल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड प्लस 2 कार्बन है तो ईथेन हो गया। अब यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया इस वाले कार्बन पे से और 2 हाइड्रोजन रह गए, एक वैलेंसी बची इसकी और वो मैंने क्लोरीन लगा दिया। तो आपको याद है क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं, तो आपने सबसे पहले तो ईथेन नाम रखा, ठीक है, ईथेन, डबल बॉन्ड तो है नहीं ना, तो यहाँ पर सफिक्स तो यही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है तो आपको क्लोरो आगे लगाना पड़ा, यही नाम है, राइट, करेक्ट। अरे हमें तो आ गया, इट्स सो इजी, ऐसे ही लग रहा होगा आपको भी देखकर, इट्स वेरी इजी ना। तो ये कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए, इनको प्रैक्टिस करिएगा, चेक करिए कि आपके क्या क्या आप सही से कर पा रहे हैं, बिना इन आंसर्स को देखे आप चेक करिए कि आपके आंसर सही आ पा रहे हैं या नहीं। मूविंग ऑन टू सम अदर एग्जाम्पल्स, हमारे पास यहाँ पर OH है, अगर ग्रुप अल्कोहल का एग्जाम्पल देखते हैं तो मेरे पास कितने कार्बन आइटम है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 2। फिर फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, यानी क्या लगता है इसमें, इस केस में सफिक्स लगता है, याद करिए पीछे वाली टेबल में सफिक्स क्या लगता है, OL लगता है। तो आपने सबसे पहले तो लिखा ईथेन क्योंकि देयर इज नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इथेन लिखा। लेकिन आपके पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो अब फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, OL। तो जब भी आपको सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप ऐड करना होगा तो यहाँ पर से आपको ये चीज़ रिमूव करनी पड़ेगी,
डिस्कार्ड करके यहाँ पर, क्योंकि एक ही तो आपका वॉवेल एक टाइम पे हो सकता है, यहाँ पर इथेनॉल हो जाएगा इसका नाम, तो ई को रिप्लेस करके ओएल ऐड करेंगे। ऐसे अल्डिहाइड के केस में आपके पास फिर इथेन है, और एल्डिहाइड के केस में सफिक्स क्या लगता है, एल। तो यहाँ पर जब हम वो हटाएंगे, ई को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इथेन एन प्लस एल, इथेनल। करेक्ट। ये हो गया आपका कीटोन। कीटोन आता है तो कीटोन का देखिए स्ट्रक्चर ऐसे होता है, याद रखिएगा, जब कार्बन यहाँ पर हो और डबल बॉन्ड ओ, फिर एक और मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल होता है ना, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मीथेन, और जब उसमें से इसे कहते हैं मीथेन, उसमें से जब हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, यानी एक वैलेंसी इसकी खाली रह गई, तो उसे कहते हैं मीथाइल। और ये सारे ग्रुप्स होते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में आप एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और एक वैलेंसी उसकी खाली छोड़ देते हैं कि ताकि वो किसी और के साथ अटैच हो सके। जैसे अल्काइल में और कौन आ गए, मिथाइल आ गए, मिथाइल के अलावा CH, ये क्या हो गया, इथाइल, एंड सो ऑन, प्रोपाइल। ऐसे सारे ग्रुप्स होते हैं, उसमें एक हाइड्रोजन हटा के आप उनका एक वैलेंसी को खाली छोड़ देते हैं ताकि वो किसी और के साथ रिएक्ट करे और बॉन्ड बना सके। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में। उसमें हमारा सफिक्स होता है ओइक, ओइक सफिक्स होना है, तो इसमें भी सिंपल ई हटाएंगे, ओइक लगा देंगे, मेथनोइक एसिड बन गया, इजी पीजी। मूविंग ऑन, एक रिवीजन के तौर पे हम सारे जो हमने पीछे रूल्स पढ़े उन्हें सम करते हैं, सम इट अप, लेट्स सम इट अप ऑल द रूल्स। सबसे पहला रूल है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आइटम। नंबर ऑफ कार्बन आइटम से हमें क्या पता चलेगा, पेरेंट कंपाउंड का नेम। फिर हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करके क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स। यस, करेक्ट। उसके बाद हम नाम आ जाता है, वी गेट द नेम। और इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, तो अनसैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, यस, और सैचुरेटेड मतलब, सॉरी, अनसैचुरेटेड मतलब, सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होगा तो उसमें हम डबल बॉन्ड्स होंगे, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। और अगर सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है तो क्या होना चाहिए, यस, आपके अल्कीन्स और अल्केन्स दो फॉर्म्स होते हैं, अल्केन एंड अल्कीन। तो अल्केन जो होंगे उनमें ANE जो लगता है उसको हटा के हम ENE या फिर YNE लगाते हैं। इन केस ऑफ व्हाट, सैचुरेटेड कार्बन एटम्स को हम कैसे, उनका नाम कैसे चेंज करते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होंगे अगर, और उनमें हमारे पास डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो होंगे उनमें अनसैचुरेटेड जो होते हैं उनमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सॉरी, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर आपके पास अनसैचुरेटेड आ गया तो ऑब्वियसली आपको पेरेंट चेन में उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। पेरेंट चेन क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन में से नाम चेंज कर दिया तो हो गया प्रोपीन अगर डबल बॉन्ड है, प्रोपाइन अगर ट्रिपल बॉन्ड है। करेक्ट, ये हमने देख लिया पिछले एग्जाम्पल्स में। मूविंग ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब हमने हर चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्यों, ताकि हमें पता चल सके कि वो किसके साथ कैसा बिहेव करता है, यानी वो स्कूल जाके कैसा बिहेव करता है, वो किसी पार्टी फंक्शन में कैसा बिहेव कर रहा है, तो ये अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, ये क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी उसकी अंदर की ट्रेट्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसे पता चलती हैं, जब वो दूसरों जो इन्वायरमेंट में और दूसरी चीज़ें हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम जो देखेंगे वो है कंबशन। कंबशन मतलब आपको पता है, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना। किसी भी कार्बन कंपाउंड्स को एक्सेस एयर में जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो उसको हम कंबशन कहते हैं। वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व करने वाला, हीट इवॉल्व हो रही है। कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अगर हो रहा है कहीं भी, कंप्लीटली वो डिकम्पोज यानी कंप्लीटली जल के राख हो रहे हैं, तो आपको ये दो प्रोडक्ट्स मिलने, कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर। अगर आपका कार्बन कंपाउंड इनसफिशिएंटली बर्न हो रहा है, कंबशन कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलती है आपको, विच इज़ हाईली हाईली डेंजरस। तो इसलिए अक्सर आपके ऑटोमोबाइल्स में अगर कंप्लीट कंबशन नहीं होता, यानी उनकी इंजन की इफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, पुराने हो गए इंजन, तो वो कंप्लीटली कंबस्ट नहीं कर रहे फ्यूल को। फ्यूल क्या है आपका? फ्यूल जैसे मैंने एग्जाम्पल्स में बताया था, आपका पेट्रोलियम जो होता है इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये फ्यूल क्या होता है गाड़ी के अंदर? इट इज़ कंबस्टेड, कंबशन हो रहा है, उससे फ्यूल से एनर्जी मिलती है और गाड़ी चलती है। तो अगर आपका कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है कार के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह देयर इज प्रोडक्शन ऑफ, मतलब उसके साथ साथ इन एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज हाईली हाईली पॉइजनस गैस एंड वेरी हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट। इसलिए हम कहते हैं कि गाड़ी की सर्विसिंग करवाते रहिए, पुरानी गाड़ियों को मत चलाइए, और नई गाड़ियाँ, कुछ पुरानी गाड़ियाँ, अब जो नए रूल्स आए हैं उसके हिसाब से पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है, बिकॉज दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू हैवीली टूवर्ड्स एयर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, इनकम्प्लीट कंबशन। एंड कंप्लीट कंबशन में आपको हमेशा ये दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दिस एंड दिस, ठीक है। मूविंग ऑन, कार्बन बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। आपने देखा है कार्बन जो है वो, अगर ऑक्सीजन के साथ हम कार्बन का रिएक्शन करवाएं, ऑक्सीजन, इसका कार्बन का एग्जाम्पल है आपके पास जैसे कोयला जलता है, ऑब्वियसली खुले हवा में रख के, खुले में रख के उसे जलाते हैं तो आपका खूब धुआं निकलता है। दैट एयर इज कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस एशेस भी आती हैं, हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है उसमें से। ऑब्वियसली फ्लेम्स होती है, लाइट होती है, रेड कलर की लाइट होती है उसके अंदर जब वो जलाया जाता है, प्लस हीट भी आती है। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, मैंने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया था, वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स यानी सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे बर्न विद ब्लू फ्लेम। वो ब्लू फ्लेम, उनमें जब आप जलाएंगे तो वो फ्लेम का जो कलर होता है, जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती जब जलती है तो वो फ्लेम क्या होती है उसकी, येलो होती है, और डिफरेंट लेयर्स होती हैं उसके अंदर। तो जब आप हाइड्रोकार्बन्स को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाएंगे तो द फ्लेम विल बी ब्लू इन कलर बिकॉज ऑफ आप उसको कंप्लीट सफिशिएंट सप्लाई दे रहे हैं एयर की, ऑक्सीजन की, तो उसके पास पूरी तरह भरपूर उसे हवा मिल रही है, तो वो ब्लू फ्लेम देगा और प्रोडक्ट्स आपके यही मिलेंगे। लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई दे रहे हैं एयर की, यानी अगर आपने ऑक्सीजन कम कर दिया, यहाँ पर सिर्फ एक, यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई आपने आधी कर दी है, जितनी पहले दे रहे थे उससे आधी कर दी, तो इवन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, दे ऑल्सो फॉर्म सूटी फ्लेम। व्हाट इज अ सूटी फ्लेम? धुएं वाली, जिससे क्या होता है, किसी चीज़ के कांटेक्ट में आएगी तो वो काला हो जाता है ना, सूट निकलता है उसमें से। सूट मतलब ब्लैक कलर की फ्लेम होती है, ब्लैक कलर का धुआं सा निकलता है उसमें से। आपने देखा होगा अक्सर बर्तन जो होते हैं घरों पे, वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो फ्यूल है, जो गैस निकल रही है, इट इज़ ऑल्सो फ्यूल, तो वो गैस जो है उसको अगर कंप्लीट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो वो ब्लू की जगह क्या हो जाती है, सूटी हो जाती है। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जैसे आपका जो गैस का बर्नर है उसमें छोटे 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 होल्स होते हैं। इफ दोज होल्स गेट, अगर उसमें कोई गंदगी आ गई है, वो चोक हो गए, बंद हो गए, तो एयर की सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। एयर की सप्लाई कम होने से क्या होगा, ब्लू फ्लेम आपकी गैस की क्या होती है, ब्लू फ्लेम होती है, राइट। तो यानी आप कंप्लीट कंबशन हो रहा है आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, लेकिन जैसे ही वो कंप्लीट सप्लाई कम हुई, दैट फ्लेम इज कन्वर्टेड इनटू सूटी फ्लेम। और यहीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर आप बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दे गिव येलो स्मोकी फ्लेम, धुएंदार, खूब धुआं निकलता है। सूटी फ्लेम में इतना धुआं नहीं निकलता, सूटी फ्लेम में सिर्फ ब्लैक कलर की चीज़ें निकलती हैं बिकॉज ऑफ अनबर्न्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इस केस में अनसैचुरेटेड के केस में बर्न हो रही हैं, लेकिन दे आर प्रोड्यूसिंग येलो एंड स्मोकी, बहुत धुआं निकालती हैं अपना, ठीक है। तो जो गैस होती है या कैरोसिन स्टोव्स होते हैं, इसलिए उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं ताकि अच्छे से एयर
उनमें पास ऑन हो सके और सफिशिएंट एयर मिल सके उस गैस को टू बर्न विथ क्लीन फ्यूल, क्लीन फ्लेम। ये जो क्लीन फ्लेम होती है यानी ब्लू फ्लेम होती है। Due to presence of small amount of nitrogen and sulfur and coal and petroleum produces carbon dioxide with oxides of nitrogen and sulfur। तो आपके जो vehicles होते हैं उसमें से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ही नहीं निकलते, प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के भी ऑक्साइड्स निकलते हैं, बिकॉज देयर आर सम amount of nitrogen and sulfur present as well in these carbon compound, in these petroleum and coal, all right, along with other carbon compounds। यानी कार्बन कंपाउंड से बर्न करके ये दे रहे हैं। उसके अलावा जब आप बर्न कर रहे हैं इस पेट्रोलियम को, पेट्रोल को बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे ये बर्न हो गए, तो इन्होंने ये दिया। लेकिन इसके अलावा जो इसमें सल्फर और नाइट्रोजन थे, उन्होंने जब इनसे कॉन्टैक्ट करा तो उन्होंने ये दो चीज़ें बनाई, ठीक है। देयर आर other products as well which are nitrogen oxides and sulfur oxides which are also major pollutants in the air। Moving on to the second property कि वो कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ कैसे ऑक्सीडेशन उनमें कैसे होता है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? KMnO4 विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स, बहुत ईजिली ऑक्सीजन दे देता है किसी को, ईजिली अपने पास से छोड़ देता है ऑक्सीजन। प्लस इसके अलावा कौन से दूसरे एग्जाम्पल हैं? एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। ये एसिडिफाइड पोटाशियम क्रोमेट जो होता है, डाइक्रोमेट, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम देखते हैं कि आपके जैसे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? ये CH3, ईथ है तो 2 कार्बन हो गए, नॉल है यानी अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। उसको मैं किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करवानी हूँ, यानी किसी कौन से? ये दोनों, इनमें से किसी भी एक से मैं रिएक्ट करवा रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आई विल गेट अनदर मोर ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर एक ऑक्सीजन था इसके पास, यहाँ पर इसके पास 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है? इसका प्रमोशन हो रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स बढ़ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे क्या? ऑक्सीडेशन, सिंपली, करेक्ट। अब एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन से नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ देयर इज एडिशन, कोई चीज़ ऐड हो रही है। तो एडिशन रिएक्शन में जो मोस्ट कॉमन एडिशन रिएक्शन विच इज़ इंडस्ट्रियली वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, उसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है? आपके पास जो यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं उसकी स्टेट। तो एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन किसे कहते हैं? दिस विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वेजिटेबल ऑयल्स के आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? इट एक्सेलरेट्स व्हाट? द रिएक्शन without itself getting consumed, यानी वो खुद कुछ काम नहीं करता, उसका सिर्फ खुद खर्च नहीं होता, उसको एज इट इज आप बाहर निकाल सकते हैं आफ्टर द रिएक्शन। वो क्या करता है? सिर्फ आग लगाता है दोनों में, कि ये जो रिएक्टेंट है उसमें उसे इंस्टिगेट करता है कि भाई जाके लड़ो तुम, ठीक है। तो ये काम होता है कैटलिस्ट का, खुद दूर खड़े होके वो देखता है कि अब लड़ाई हो गई, उसका काम हो गया, दैट्स इट, उसका इतना ही रोल होता है। और ये जो है यहाँ से डबल बॉन्ड्स हटते हैं और यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन आपने रिएक्शन में प्रोवाइड करवाता है डाई हाइड्रोजन, वो 2 हाइड्रोजन्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा ऑब्वियसली, तो इसके पास एक बॉन्ड बचेगा, इसके पास एक बॉन्ड बचेगा, वैलेंसी खाली बचेगी, तो वहाँ क्या ऐड हो जाएंगे? हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन कर रहे हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। एग्जैक्टली, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए आप उसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। इसमें सिंपली आप क्या करें? वेजिटेबल ऑयल जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स इनटू सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन
इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। याद रखिएगा निकल की प्रेजेंस में हो रहा है ये सब कुछ काम, ये है मेन कल्परेट जो यहाँ पर सारा काम करवा रहा है, इसको इससे रिएक्ट करवा रहा है। तो बेसिकली एनिमल फैट्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं, एंड विच आर लाइक अनसैचुरेटेड जो होते हैं फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। हम लोग को घर में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को यूज़ करना चाहिए, ये वाले वेजिटेबल ऑयल्स को यूज़ करना चाहिए इन प्लेस ऑफ सैचुरेटेड। तो वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं दे जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होते हैं, ये बहुत लंबे लंबे कार्बन चेन्स होते हैं, वाइल एनिमल फैट्स जो होते हैं दे हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन्स, उनमें सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन चेन होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन चेन्स होते हैं, लंबी चेन्स होती हैं, बहुत लंबी। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके हम जब इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हैं तो बहुत बड़े बड़े कार्बन कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक चीज़ हटेगी दूसरी चीज़ उसकी जगह ले लेगी। जैसे हमने कहा कि कॉपर सल्फेट है अगर और इसे आयरन से रिएक्ट करूंगी तो वो उसकी क्या जगह ले लेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कार्बन कंपाउंड्स में क्या होता है, एक हाइड्रोजन को हटाता है। यहाँ पर मेरे पास 4 हाइड्रोजन थे, यानी 1 2 3 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को हटा दिया उसने और हटा के दूसरा कोई आइटम आके लग गया, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या आइटम आके लग जाता है और यहाँ पर से हाइड्रोजन हट जाता है। तो ये क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपली रिमूवल ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन आइटम किसी भी कार्बन कंपाउंड का बाय अनदर आइटम और अ ग्रुप ऑफ आइटम। अनदर आइटम ग्रुप ऑफ आइटम्स का क्या मतलब हुआ, सपोज मेरे पास यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बचे और एक वैलेंसी खाली रह गई, तो यहाँ पर मैं हो सकता है अपना एल्डिहाइड ग्रुप लगा दूं, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो ये क्या हुआ, दिस इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। क्लियर, तो दिस इज कॉल्ड योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ लेट्स स्टडी सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनकी इंडस्ट्रियल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपका है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जिसे हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला ये है, इथेनॉल है तो ऑब्वियसली 2 कार्बन होंगे और ऑल लगा हुआ यानी अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो ये सेकेंड मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज में अल्कोहल की। पहला मेंबर क्या होगा CH3OH, इसका नाम क्या होगा मीथेनॉल, राइट। सेकेंड मेंबर क्या होगा, यस ईथ वाला जिसमें 2 कार्बन हो गए, तो ये अल्कोहल सीरीज का जो होमोलोगस सीरीज है उसका सेकेंड मेंबर है और उसका स्ट्रक्चर ये होता है। स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये इथेनॉल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, प्लस ये वाटर में सॉल्युबल रहता है। आपका जो अल्कोहल है यानी जो अल्कोहल यूज होती है वो वाटर में हर प्रोपोर्शन में सॉल्युबल रहती है। हमें कितने भी अमाउंट में हम मिलाएंगे पानी के साथ दे विल बी ऑलवेज सॉल्युबल। प्लस ये बॉईल करती है 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये न्यूट्रल होता है इसका नेचर, ना तो ये एसिडिक है ना बेसिक, इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। हम लिटमस पेपर से इसे चेक कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि इट इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसके अंदर कोई आयंस ही नहीं है, देयर आर नो आयंस, ये डिसोसिएट नहीं कर रही है। आपको आयंस चाहिए किसी भी सॉल्वेंट में तभी तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी। वी नीड सम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयंस चाहिए होते हैं, राइट, प्लस माइनस चार्ज, वो नहीं होते अल्कोहल में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं सकता। इनके कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी इथेनॉल कैसे किसके साथ रिएक्ट करता है। अगर वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल तो क्या बनाता है, सोडियम सॉल्ट बनाता है, सोडियम सॉल्ट बनाएगा। सोडियम सॉल्ट का ये नेचर होता है, इट इज़ लाइक दिस माइनस प्लस, यानी CH3 CH2। ये वाला बॉन्ड टूटेगा कौन सा, OH वाला, बिकॉज दिस इज अ वीक बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो ये बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा बिकॉज इट हैज़ हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड कौन सा टूटना है, यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा टेंशन होगा, तो ये जिस बॉन्ड पे टेंशन ज़्यादा होता है वो बॉन्ड टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ कोई और ताकतवर
आपके पास एटम आ गया जो अटैक करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो वो उसको हटा के यहाँ पर लग जाएगा और खुद बना लेगा सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाती है, यानी निकल जाती है। दूसरा ये जो टेस्ट करवाया जाता है कि सोडियम मेटल से हम इथेनॉल को जो रिएक्ट करवाते हैं, इट इज़ अ टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। ये चेक करने के लिए होता है कि हाइड्रोजन गैस अगर लिबरेट होती है इस केस में, तो आप समझ जाते हैं कि जो कंपाउंड आपने X लिया था दैट कंपाउंड इज सम अल्कोहल बिकॉज इट इज इवॉल्विंग डाईहाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसमें। तो दिस इज अ आइडेंटिफिकेशन या टेस्ट रिएक्शन होता है फॉर अल्कोहल्स। दूसरा है रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विच इज ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है, डिहाइड्रेशन कहते हैं ना कि पानी की कमी हो गई, तो ऐसे ही H2SO4 क्या करता है, रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल, रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोई भी आप कार्बन कंपाउंड ले लीजिए, उसमें से अगर उसे अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो अगर उसे कहीं भी वाटर मॉलिक्यूल निकालने की को मौका मिलेगा, वो फौरन उसको निकाल लेगा। इस केस में क्या होता है, यहाँ पर है CH3 CHH और ये आपका OH, यही तो है इथेनॉल का फॉर्मूला। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 1 OL ग्रुप। अब जैसे आपने इस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्ट करवाया, तो वो क्या करता है, इसको निकाल के यहाँ से ले जाता है और यहाँ से -H2O हो जाता है। तो आपके पास क्या हो जाता है, जब ये 2 बॉन्ड्स हट गए यहाँ से, यानी एक सॉरी वो होता क्या है, यहाँ पर आपके पास CH2 है, OH, एक हाइड्रोजन इसका लेता है वो, और इस दूसरे कार्बन का OH ग्रुप लेता है। तो इस कार्बन से जाता है हाइड्रोजन, और जिस कार्बन पे आपके पास अल्कोहल का ग्रुप लगा होता है उससे OH जाता है, और वो यहाँ से -H2O होता है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसको रिमूव कर देता है। और यहाँ पर आपके पास जब डबल बॉन्ड बचा रह गया, एक बॉन्ड इसका बचा रह गया और एक बॉन्ड इसका बचा रह गया, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे। भाई लाओ, वो तो भाग गए पैसे लेके, अब हम दोनों ही दोस्ती कर लें, तो वो एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं, दे फॉर्म अ बॉन्ड। तो दिस रिएक्शन इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन यानी रिमूवल ऑफ वाटर -H2O मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज बीइंग रिमूव्ड है। ठीक है, और ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन का जाएगा, कौन से वाले कार्बन का, द कार्बन अटैच टू द कार्बन विच इज कंटेनिंग द अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो ये होता है रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और इसके क्या यूजेस होते हैं इथेनॉल के, ये एक तो सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, इंडस्ट्रीज में बहुत कॉमनली यूज होता है एज सॉल्वेंट आफ्टर वाटर। वैसे तो वाटर होता है मोस्ट कॉमनली यूज, उसके बाद इथेनॉल इज यूज्ड एज, क्योंकि ये बहुत आसानी से चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेता है, सॉल्यूबल करवा लेता है। प्लस अल्कोहल इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, टिंक्चर आयोडीन सुना होगा आपने। दूसरी चीज़, इथेनॉल इज कॉमनली यूज्ड एज एंटी फ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल्स। ये एंटी फ्रीज एजेंट की तरह भी यूज़ होता है बहुत सारी कंट्रीज़ में जहाँ पर आपके टेम्परेचर्स बहुत ही लो रहते हैं, वहाँ पर इसका काम होता है, वेयर इट इज़ यूज्ड एज एंटी फ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल्स, ताकि ये जो आपका फ्यूल है वो फ्रीज ना हो जाए। दूसरा कार्बन कंपाउंड जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए वो है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो उसका नाम एसिटिक एसिड है, लेकिन उसकी एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से इसका दूसरा नाम भी पड़ा है, उसे कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड जो है, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है इट इज़ एसिडिक इन नेचर, बट इट इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड, यानी इट इज़ अ वीक एसिड, नॉट स्ट्रॉन्ग एज मिनरल एसिड, ये बहुत वीक होता है। एंड दे डू नॉट कम्प्लीटली आयनाइज, इसलिए ये वीक होते हैं। यानी आयनाइज क्या करेंगे, ये है, तो आयनाइज किसे करेंगे, अपने H+ को आयनाइज करेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3COO
plus H plus. So this is the ionization reaction when it is dissolved in water, but they do not completely dissolve, ionize it itself. यानी सारे एसिटिक एसिड या सारे CH3COH वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, दे नॉट ऑल ऑफ देम आयनाइज देमसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो क्या होता है, जब सारे इनफ या सफिशिएंट H प्लस नहीं होंगे तो ये एसिडिक कैरेक्टर बहुत वीक होगा इसका. ठीक है, हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में हमें पता है कि जो एसिड H प्लस आयन जितने ज़्यादा डिसोसिएट करेगा वो ज़्यादा अच्छा एसिड कहलाएगा. इनके केस में वो ज़्यादा डिसोसिएट नहीं कर पाते अपने H प्लस आयन, ज़्यादा आयनाइजेशन नहीं हो पाता इनमें, इसलिए दे आर वीक एसिड्स. इथेनॉइक एसिड एक कलरलेस लिक्विड है जिसका सोर टेस्ट होता है. आप घर में यूज़ करते हैं इसको, कुछ याद आया? विनेगर, यस. तो ये इसका सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है. लेकिन इट इज़ ऑल्सो मिसेबल इन वाटर, ये भी सॉल्युबल है इन वाटर. पानी में आप घर पे विनेगर अगर हो, वाइट सिरका जिसे कहते हैं, वो उसे पानी में मिलाकर देखिए, किसी भी अमाउंट में मिलाएंगे आप, 1 चम्मच सिरका 1 गिलास पानी, 1 गिलास सिरका 1 चम्मच पानी, हर प्रोपोर्शन में ये मिक्स हो जाएगा पानी के साथ. प्लस इथेनॉइक एसिड एसिडिक होता है नेचर में, ये तो हमें पता ही है. ब्लू लिटमस से हम चेक भी कर सकते हैं. इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी काफ़ी हाई है बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, और दूसरी चीज़ ये बहुत वाइडली यूज़ होता है एज प्रिजर्वेटिव. तो ये इसका क्या है यूज़, इट इज़ वाइडली यूज एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स. ठीक है, तो एसिटिक एसिड का जो 5 to 8% सोल्यूशन, यानी 5 से 8% आप एसिटिक एसिड लेते हैं प्योर वाला, प्लस उसमें बाकी 95 to 98% आप पानी मिला रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड दैट मेक्स योर विनेगर दैट वी यूज एट होम. यानी इतना सा अमाउंट यूज करते हैं. डाइल्यूट, ये वैसे ही वीक एसिड है, इसका भी जस्ट 5 to 8% एंड डाइल्यूटेड फॉर्म में उसको विनेगर यूज करते हैं एट होम्स. अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो इथेनॉइक एसिड का वो 290 केल्विन है, और ये बहुत इजीली फ्रीज हो जाता है जब ठंड चल रही हो. आपने विनेगर तो नहीं फ्रीज होगा, हम प्योर एथेनॉइक एसिड की बात कर रहे हैं, प्योर, एग्जैक्ट प्योर एकदम जो होता है ये वाला. तो जब अगर विंटर्स होते हैं तो उसमें इजीली ये फ्रीज हो जाता है, और इसलिए इसका ये नाम पड़ गया है. क्या नाम पड़ा इसका? ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ग्लेशियल मतलब बर्फीला एसिटिक एसिड. इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? किसकी बात कर रहे हैं? इथेनॉइक एसिड की. इथेनॉइक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, सम अदर स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे आपने H2SO4 ले लिया, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, या HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो कोई भी एक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स डालनी होती है, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स डालने से क्या होता है, ये रिएक्शन एकदम तेज़ी से आगे भागता है, और ये क्या काम करते हैं? एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है यहाँ पर आपका एसिड की ड्रॉप्स. एंड इट गिव्स अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जिसे हम एस्टर कहते हैं. एस्टर, आपने कीटोन तो पढ़े थे. कीटोन क्या होते हैं? C डबल बॉन्ड O, और फिर ये एस्टर्स क्या होते हैं? जहाँ अगर आपके पास ये ग्रुप प्लस एक ऑक्सीजन और आ जाए तो उसको हम कह देंगे एस्टर है. ये क्या कहते हैं? एस्टर, राइट. तो दिस इज योर एस्टर ग्रुप, दिस इज योर कीटोन ग्रुप. कंफ्यूज नहीं होना है. एस्टर्स आर स्वीट, अनदर फैमिली ऑफ कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड्स की एक और फैमिली आती है जिनका फंक्शनल ग्रुप ये होता है, उसको कहते हैं एस्टर. दे आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड. अब जब स्वीट स्मेलिंग है तो ऑब्वियसली कहाँ यूज होंगे? परफ्यूम बनाने में या फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाने में, राइट. तो एस्टर्स आर यूज्ड इन दीज टू थिंग्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड परफ्यूम्स. एक रिएक्शन आता है, उसे कहते हैं सपोनिफिकेशन. सपोनिफिकेशन, सोप फॉर्मेशन, है ना, राइमिंग है. सपोनिफिकेशन, सोप फॉर्मेशन. तो रिएक्शन एस्टर्स का, यहाँ जो एस्टर्स बने हैं आपके, उनका रिएक्शन करवाते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. या तो KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका रिएक्शन करवाएंगे किसी एस्टर के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सम स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड इट गिव्स यू अल्कोहल. वापस से आपको
अल्कोहल से बनाया था आपने, वापस आपको अल्कोहल मिल गया एस्टर से, प्लस यहाँ पर आपको सोडियम सॉल्ट मिला है, इट इज़ अ सोडियम सॉल्ट, एंड दिस सोडियम सॉल्ट इज व्हाट, योर सोप और डिटर्जेंट जो बनता है, जो आप घरों में यूज़ करते हैं। तो दिस इज हाउ योर डिटर्जेंट्स एंड सोप आर प्रोड्यूस यूजिंग एस्टर्स विथ सम स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, याद रखिएगा, एस्टर प्लस बेस आपको देगा सोडियम सॉल्ट या बेस का सॉल्ट विच इज़ योर सोप और डिटर्जेंट। आई होप ये याद रहे आपको रिएक्शन। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि इसके रिएक्शंस, इथेनॉइक एसिड की बात कर रहे हैं हम, पिछले भी रिएक्शन जो हमने पढ़े वो इथेनॉइक एसिड के थे। अब इथेनॉइक एसिड किसी बेस से अगर रिएक्ट करवाए, यानी हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH प्लस इथेनॉइक एसिड, तो क्या बनाता है, सॉल्ट ऑफ यही चीज़ जो आपको यहाँ मिल रही थी, वो सिंपली अगर आप इससे रिएक्ट करवाएंगे तो भी आपको मिल जाएगी। ओके, तो नॉट ओनली एस्टर्स गिव यू सोप एंड डिटर्जेंट वाला सॉल्ट, बट योर इथेनॉइक एसिड ऑल्सो gives you this soap and detergent वाला salt when reacted with strong base। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, ऑब्वियसली सॉल्ट प्लस वाटर। कौन सा रिएक्शन हो गया ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये सब चीज़ें, इनके यूजेस जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, these uses are very important for the point of कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। ये जितने रिएक्शन है इन्हें तो आपको बाय हार्ट याद करने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये रिएक्शंस आपके, क्योंकि कोई भी रिएक्शन आ जाएगा यहाँ से ये प्रोडक्ट गायब कर देंगे, फिल इन द ब्लैंक दे देंगे और पूछ लेंगे क्या प्रोडक्ट बनना है, तो आप फौरन खटाक से देखेंगे ये क्या है, इथेनॉइक एसिड है। इथेनॉइक एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट से। हमेशा किसी बेस से रिएक्ट करने पर ये क्या है, एक बेस। इथेनॉइक एसिड जब भी बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ से H हटेगा और सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर बचा रहा क्या है, कार्बन डाई कार्बोनेट, HCO3 बचा रह गया, तो यहाँ से एक H निकला था, ये वाला H कंबाइन करेंगे, क्या बनाएंगे, वाटर, और एक ऑक्सीजन ले लेंगे, प्लस बचा के क्या रह गया आपका, CO2 गैस। तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन सिंपल इथेनॉइक एसिड का। तो याद रखिए बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। आप सिंपल क्या देख रहे हैं इनमें, ethanoic acid is a weak acid reacting with a weak base. This is also weak acid reacting with a weak base. Here it is reacting with a strong base, weak acid. बनना हमेशा सोडियम सॉल्ट है। देखिए सब में आंसर जो आपका सॉल्ट है वो कॉमन है, सबका सॉल्ट सोडियम सॉल्ट बनना है। बस बाई प्रोडक्ट्स इस वाले केस में आपके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेट है। कार्बोनेट जब भी डिकम्पोज करेंगे, जब भी एनी टाइम आप डिकम्पोज करिए, डिकम्पोज मतलब हीट करने को कह रही हूँ, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बेसिकली एसिड की प्रेजेंस में ये टूट रहा है, तो सॉल्ट तो बनेगा। जो बची हुई चीज़ें रह गई वो कंबाइन करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं। दीज टू आर दिस एयर, यानी गैस, ये गैस बन रही है। यहाँ पर गैसेस जो होंगी वो इवॉल्व होंगी, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन दो कॉमन है इसमें, इस वाले में वीक बेस यूज़ करें, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, इसमें नहीं हो रही। इथेनॉइक एसिड जो है यूज़ होता है सिमिलर टू इथेनॉल सॉल्वेंट्स की तरह, प्लस क्योंकि ये एस्टर्स की तरह में परफ्यूम्स, डाइज और मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होते हैं। इथेनॉइक के सॉल्ट्स जो होते हैं, इथेनॉइक एसिड जो होता है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक परफ्यूम्स, डाइज, कलर्स आते हैं, बनते हैं इसके कलर, डाइज जो होते हैं कपड़ों के जो कलर होते हैं वो, प्लस मेडिसिन भी बनते हैं। ऑल्सो इट इज़ यूज एज विनेगर, 5 to 8% इसका अमाउंट पानी में ऐड करके विनेगर की फॉर्म में बेचा जाता है एज प्रिजर्वेटिव। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई हों। हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा, प्लस हमने कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़े और उनके रिएक्शंस देखे। हमने कार्बन कंपाउंड्स के
जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखी, यानी कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। ये 4 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन कंपाउंड्स की। उसके अलावा हमने उसके जो 2 इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं वो देखे, वो कौन कौन से हैं, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। उनके रिएक्शंस भी देख लिए और उन रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट्स कहाँ यूज़ होते हैं वो भी देख लिए हमने। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सोप्स का एक्शन, यानी सोप्स और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप यू विल जॉइन मी अगेन। आगे ज्वाइन करिएगा, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, और वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, और उसी में से क्वेश्चंस उठ के आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो वो ज़रूर पार्ट देखिएगा। विल बी स्टडिंग थॉरोली कैसे सोप्स और डिटर्जेंट्स दे हैव अ क्लेंजिंग एक्शन, उनका क्लेंजिंग एक्शन पढ़ेंगे हम। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग and join me in the next part as well. Thank you so much.